नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आप भी बाजार की चाल को देखकर अपने निवेश के फैसले रखते हैं? फ्लेवर ऑफ द सीजन फंड में आप निवेश करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, बाजार जब ऊंचाई पर होता है तो आपका जो फंड है वो बेहतरीन करता है, लेकिन जैसे ही बाजार में आती है गिरावट तो आपका फंड भी गोते खाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद आप बाजार में प्रदर्शन के लिहाज से उस फंड में निवेश कर रहे हो और जब भी बाजार में करेक्शन आता है तब उस फंड या फिर उस कैटेगरी जहां पर आपने निवेश किया है वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो ये फ्लेवर ऑफ द फंड या जो ये सीजनल जो या सिक्लिकल जो कैटेगरीज हैं, इसमें निवेश आपको कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी है, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस शो में, क्योंकि हम कुछ मार्केट की उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए कई जो निवेशक हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बार बार झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा फंड उनका अच्छा कर रहा है, कौन सा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। खास तौर पर ऐसे निवेशक जिनको लगता है कि इन्होंने तो शायद एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये सोचकर निवेश किया था कि चलिए अब इस सेक्टर में तो काफी अच्छा खासा प्रदर्शन, अच्छा एक हम अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं तो शायद हमारे पोर्टफोलियो को भी अपलिफ्ट करें, लेकिन जैसे ही बाजार ने उल्टी चाल अपनी दिखानी शुरू की तो उनका वो जो निवेश है वो नेगेटिव में चला जा रहा है। वैसे ही हमने स्मॉल कैप में भी देखा, जब रैली थी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद स्मॉल कैप ने भी गोता लगाया। तो इस तरीके का जो निवेश होता है, जो बाजार की चाल के हिसाब से किया जाता है, उसके लिए आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक वो इन्वेस्टर है जो प्रॉपर्ली अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, अपनी एसेट एलोकेशन देखते हैं कि किस तरह से उनका विद इन इक्विटी डिफरेंट सेगमेंट में एक्सपोजर होगा, उस हिसाब से वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड चुनते हैं। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जब मार्केट में मोमेंटम है तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, और जब वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसे समय में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे ऐसे जो फ्लेवर ऑफ द मंथ काइंड ऑफ फंड जो है, चाहे वो सेक्टर फंड हो, चाहे वो थीमेटिक फंड हो, या स्मॉल कैप भी एक ऐसे कैटेगरी, ऐसे सेगमेंट ऐसे समय में बहुत अच्छा करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको टॉप ऑफ द चार्ट इस तरह के फंड मिलते हैं, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पे मोमेंटम है तो ये मोमेंटम बना रहेगा। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आपके लिए जानना बहुत मुश्किल है कि हम ऑलरेडी पीक पे हैं, कितना समय ये रैली चलेगी। और जब मार्केट में रिवर्सल आता है, ऑब्वियसली ये जो एग्रेसिव कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनमें ज्यादा गिरावट देखने के डिफरेंट कारण है, क्योंकि या तो आप देखते हैं कि सेक्टर फंड में बहुत नैरो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होगा, और जो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें लिक्विडिटी का इशू है। तो डिफरेंट कारण से हम देखते हैं कि ये जो फ्लेवर ऑफ द मंथ जो काइंड ऑफ फंड्स हैं, ये जब मार्केट में गिरावट आती है तो ज्यादा गिरते हैं। और जाहिर सी बात है, गिरावट होने के बाद जब अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको लगता है कि ये डिसीजन शायद सही नहीं था। तो ये एक बड़ा पिटफॉल है जब आप मार्केट मोमेंटम और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस चेज करते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल है कि अब जब मानिए ऐसे निवेशकों ने कुछ फंड्स शामिल कर लिए, थोड़ा अग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए या ज्यादा रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के चलते, आपने क्योंकि सेक्टर फंड या फिर स्मॉल कैप फंड का यहाँ पर जिक्र किया, और जब बाजार में अधिक अस्थिरता का माहौल है तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो में? ये बिल्कुल है। देखिए, किसी भी स्टेज पे एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझ में आता है कि आपने जो फंड चुने थे वो ज्यादा एग्रेसिव थे और शायद आपके रिस्क प्रोफाइल को मैच नहीं करते हैं। हो सकता है आपने जल्दबाजी में उस समय पे इन्वेस्ट किया हो। तो आई थिंक जब भी आपको समझ में आए, और जिस तरह का मार्केट का भी माहौल है, हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, और मे बी यहाँ से 4 या 5% और भी करेक्ट हो सकता है, बट क्योंकि बॉटम कैच करना तो बहुत मुश्किल है, तो मे बी एक अच्छा समय है इस समय पे अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि कहीं हमने अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं बनाया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, और उसमें अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट काफी समय तो हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, ऐसे फेजेस भी आते हैं जब आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ती है और शायद उसके लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि आप जब ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो प्रोज एंड कॉन्स
दोनों को नहीं देखते हो। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बनाया है, ये बिल्कुल सही समय है। देखिए, पहली बात देखिए कि आपका इक्विटी में एक्सपोजर सही है कि नहीं, क्या आपके वो टाइम होराइजन रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है कि नहीं। उसके अंदर जैसा मैंने कहा, कोई गारंटी नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाया तो आपको बेहतर रिटर्न मिले। तो डेफिनेटली अच्छा समय है, अपने पोर्टफोलियो को देखिए, जहां पे आपको लगता है एग्रेशन ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। और इसका मतलब अगर आपको अपना एक्सपोजर बिल्कुल खत्म करना हो या कम करना हो, सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड या इवन स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उनको अगर करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपकी सक्सेस तभी आएगी जब आप रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में एक अच्छा सा बैलेंस बना के चलिए। बिल्कुल, अब क्योंकि एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात चल रही है और बाजार की किसी भी वॉलेटिलिटी में ऐसा पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट करता है, तो जब हम स्पेशली सेक्टोरल फंड्स की बात करें, थीमेटिक फंड्स की बात करें या फिर स्मॉल कैप फंड की बात करें, तो ये एज कंपेयर टू बाकी कैटेगरीज इतने अग्रेसिव क्यों हैं, या इसमें इतनी बाजार के हिसाब से इतनी वॉलेटिलिटी क्यों दिखती है? अगर हम सेक्टोरल फंड की शुरुआत करें तो हेमंत जी। आई थिंक स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक हर निवेशक को ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि ये एग्रेसिव फंड है तो ये क्यों एग्रेसिव फंड है। जैसा आपने कहा, हम सेक्टर फंड से शुरुआत करते हैं। देखिए, इनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, यानी फंड मैनेजर जहां पे इन्वेस्ट करता है वो बहुत ही नैरो होता है कंपेयर टू वेल डाइवर्सिफाइड फंड जहां पे अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट सेगमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप किसी एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप फार्मा फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है उस सेक्टर में होती है। वहां पे डाइवर्सिफिकेशन कम होता है, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो है। और अगर एक ऐसी साइकिल चल रही है कि वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा और फंड मैनेजर के पास पैसा है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समय वो चाहे तो थोड़ा कैश रख सकते हैं, बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको उसी में ही जाना होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो है, डाइवर्सिफिकेशन काफी कम है, इसीलिए ये काफी कहेंगे कि ये एग्रेसिव होता है। और थीमेटिक में भी शायद थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है क्योंकि वो अक्रॉस सेक्टर हो सकता है, लेकिन एज ए थीम वो भी काफी एग्रेसिव है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, देखिए मार्केट में 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप में, उसके आगे की जो 150 कंपनियां हैं उनको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं, और बाकी जितनी भी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। यानी यूनिवर्स तो काफी बड़ा है, लेकिन इशू वहां पे क्या है, लिक्विडिटी का इशू आता है। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में अंडर रिसर्च होते हैं। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि उनमें बाइंग का सपोर्ट नहीं रहता है, हो सकता है जो आपके फंड मैनेजर को जो पोटेंशियल लग रहा हो किसी स्मॉल कैप में, बाकी फंड मैनेजर या बाकी मार्केट को लगे कि उसमें समय है, वो जो बाइंग की सपोर्ट जब नहीं आती है तो लैक ऑफ लिक्विडिटी की वजह से वहां पे गिरावट हमको ज्यादा देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। वो जो छोटी कंपनीज है उनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है रिटर्न का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सही फंड चुना, क्या आपने अपने रिस्क प्रोफाइल को देखे, उसमें एक्सपोजर किया। अगर नहीं तो आपको वॉलेटिलिटी का समय समय पे सामना करना पड़ेगा। और कभी कभी ये वॉलेटिलिटी जो है एज एन इन्वेस्टर आपको डिसअपॉइंट करती है, और कभी आपको लगता है कि क्या मेरा डिसीजन सही था इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। आप वो फीलिंग नहीं लाना चाहते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में जो पोटेंशियल है वेल्थ बनाने का, वो किसी और एसेट क्लास में नहीं है। चलिए, इस बीच एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ दीपेश खबरा वाला है, उनका सवाल लेते हैं। दीपेश, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका अपने इस शो में। आप अपने निवेश से जुड़ा सवाल हमें मेल कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपसे लेना चाहूंगी। आप अभी 52 इयर्स के हैं और अपनी रिटायरमेंट तक आप चाहते हैं कि अराउंड 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा करें। थोड़ा सा और डिटेल्स बताएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में? मैं काफी जगह पे SIP में कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और जो जो फंड में मैंने SIP किया हुआ है वो मैंने आपको मेल में लिखा हुआ है। राइट। तो मेरा अभी मंथली अराउंड 27,000 समथिंग का SIP हो रहा है, और मैं उसको और 30,000 तक एडिशनल SIP ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे 2 चीज जानना था। एक तो मेरा जो फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो राइट फंड है या नहीं, जो मेरा गोल अचीव कर सकता है या नहीं, और अगर मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर माई एज ऑफ 60 ईयर्स।
फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कितने रकम का निवेश आप करना चाह रहे हैं दीपेश? मंथली 30,000 तक का SIP में ऐड कर सकता हूँ। मंथली 30,000 का SIP अपार्ट फ्रॉम 27,000 जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इज दैट राइट दीपेश? राइट। ओके, आपने अपने मेल पे लिखा था कि आप रिटायरमेंट के बाद स्पेशली एक मंथली इनकम भी चाह रहे हैं अराउंड 1.5 लाख की, इज दैट राइट? राइट। ओके, तो आप 60 साल की उम्र तक 3 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आप चाह रहे हैं कि रेगुलर आय आपको 1.5 लाख तक की मिले और 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का एक और प्लान आप चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी दीपेश, क्या अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स आपका कहीं और भी निवेश है, कोई फिक्स इनकम में या कहीं और? अपार्ट फ्रॉम मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में, राइट। ओके, लगभग कितनी वैल्यू उसकी होगी हमारे एक्सपर्ट के कैलकुलेशन के लिए, अगर आप थोड़ा बता पाएं अप्रोक्सीमेटली? 12 लाख का मेरा पोर्टफोलियो रहेगा। 12 लाख? या अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली। हेमंत जी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा हमें लग रहा था मिसिंग है वो हमने दीपेश जी से समझी है, क्योंकि 27,000 की जो SIP अभी कर रहे हैं, ये 2017 से इनका ये इन्वेस्टमेंट जारी है और अभी ये 52 साल के हैं। 60 साल तक ऑलरेडी पिछला इन्वेस्टमेंट भी जोड़े तो लगभग पूरा इन टोटल 13 साल का इनका टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का। उसमें शायद काफी ना रहे इनकी 27,000 की SIP, जो ये कह रहे हैं कि 30,000 तक बढ़ा सकते हैं। आप क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी इनका लगभग 12 लाख का डायरेक्ट इक्विटी का भी एक्सपोजर है, कुछ उससे फायदा मिलेगा इन्हें? आई थिंक बिल्कुल स्वाति, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इनको पहले हम इनका गोल देखें, इन्होंने कहा कि इनको 3 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है और इनके पास अभी 8 साल का समय है। ये पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट करें, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। टोटल इनका जो टाइम होराइजन है वो करीब 13 साल का है। अगर मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड्स के अंदर है, तो करीब इस इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनका जो कॉर्पस है वो करीब 1 करोड़ का बनेगा। इनका जो गोल है वो 3 करोड़ का है। इन्होंने कहा कि 30,000 रुपए की और SIP कर सकते हैं, बट वो एक अच्छी चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है। 8 साल का समय है, लेकिन जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो करीब 4 साल होगा। तो मे बी अराउंड अनदर 50 लाख वो ऐड कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर उसमें भी ऐड करें तो कुल मिला के मुझे लगता है वो शायद 2 करोड़ तक अपने इस कॉर्पस को ले जा सकते हैं। तो इस बात का इनको ध्यान रखना होगा। इन्होंने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, इनका जो ऑब्जेक्टिव ये है 3 करोड़ की जो अपने कॉर्पस बनाए, उसमें अगर 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है तो बेसिकली 6% होती है, जो बिल्कुल सही परसेंटेज है अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से निकालें। लेकिन आई एम अफ्रेड के उनका जो कॉर्पस बनेगा वो 3 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगा अनलेस ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां से कर पाए। तो एक तो इनको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अपने जो इनका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट के बाद, उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा फिर से सोचने की जरूरत है। अगर हम इनके फंड्स की बात करें, इनके फंड में 2 सेक्टर फंड है। जैसे हमने अभी डिस्कशन हम कर रहे थे, इनके पास एक ICICI का टेक्नोलॉजी फंड है और निप्पॉन का फार्मा फंड है। मैं कहूंगा कि अपने कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड है। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इश्यू होता है हमेशा सुटेबिलिटी का। एज एन इन्वेस्टर जब आप एक कॉर्पस बना रहे हैं, आपके पास वो शायद उतनी कैपेबिलिटी ना हो कि आप सही समय पे एंट्री और एग्जिट करें। तो मेरा ये मानना है हमेशा कि जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को बहुत एग्रेसिवली या बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर नहीं करते हैं या वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इन दोनों फंड्स में ये जो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको PGIM के फ्लेक्सी कैप फंड में जाए। ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है। तो एक तो मैं चाहूंगा ये, इनके पास एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो डेफिनेटली रख सकते हैं। एक इनके पास फंड है IIT का जो मल्टी कैप फंड है, वो मुझे लगता है उससे निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। और एक इनके पास यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड है, वो मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें अगर वो एलोकेट करें तो एक तो पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट होगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे इनके पास एक मिड कैप फंड है, सुंदरा मिड कैप फंड। मैं चाहूंगा कि वहां पे उसमें इनके पास बेहतर ऑप्शन है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 30 या तो फिर कोटक इमर्जिंग फंड, उन दोनों में से एक फंड देखें। इनके पास 3 फंड ELSS कैटेगरी में है।
एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ELSS बहुत ही अच्छी ऑप्शन है सेक्शन 80C में। चाहे लॉक इन पीरियड का देखो, सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है। पोटेंशियल में देखो तो शायद बेस्ट परफॉर्मिंग जो है ऑप्शन हो सकती है। 3 फंड मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, तो मैं ये चाहूंगा कि अपने तीनों फंड में से एक DSP टैक्स सेवर वो रखें। क्योंकि इनमें 3 साल का लॉक इन होता है, मैंडेटरी लॉक इन है, तो उसमें से वो निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, अगर वो चाहें कि एक से ज्यादा चाहिए तो फिर IDFC टैक्स एडवांटेज दीजिए। बाकी जो 2 फंड है इनके पास, HDFC टैक्स सेवर और सुंदरम टैक्स सेविंग फंड, वो मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बंद करें। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको, जैसा मैंने कहा, बिकॉज लॉक इन पीरियड है, निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये करें। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने कैटेगरी अच्छी चुनी है तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा फंड उसमें ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है ब्रॉडली ये चेंजेस इनको करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट शायद थोड़ा और बढ़ाना होगा अगर ये अपने 3 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल दीपेश जी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और दूसरा, जैसा कह रहे हैं हेमंत जी कि एक ही कैटेगरी के बहुत सारे या एक ही थीम या एक ही सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे थीम में आप ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। वो पोर्टफोलियो के लिए यूजुअली वो डाइवर्सिफिकेशन या ओवर डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं होता है। कुछ बदलाव करने की सलाह आपको दी गई है, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी। मनी गुरु में एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ शो में लाइव शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ आज एक्सपर्ट है हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अरुण सोनी जयपुर से हमारे साथ है फोन लाइन पर। अरुण, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका अपने शो में। आप 19 साल के हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप पिछले कितने समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं? अरुण, सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। मैम, मैंने ये इसी महीने से स्टार्ट किया है SIP करना, और मुझे ये जानना है कि जो ये मैंने फंड में SIP कर रहा हूँ वो सही है कि और जो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1.5 लाख to 2 लाख रहेगा। ओके, आपके पास 7 फंड्स हैं और अराउंड 35,000 SIP आप कर रहे हैं अभी। आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे कि आपको कुछ और फंड्स ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। कैसे फंड्स, कुछ आइडिया देंगे कैसे फंड्स ऐड करना चाह रहे हैं? इंडेक्स फंड एंड गिल्ड फंड। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट अरुण? नो मैम, इट्स जस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, एक और बात बताइए, आपने तो 19 साल की उम्र में इतना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया है, कोई टारगेट नहीं रखा कि कोई लक्ष्य, किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने हैं? नो मैम, नॉट येट। नॉट येट, लेकिन रखना चाहेंगे? कुछ अभी सोच तो रहे होंगे ना कि हाँ मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ रकम की जरूरत पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेटली कैसे टारगेट्स आप पूरे कर सकते हैं ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट से? क्या लगता है आपको? Like education and foreign trip and for my business. फॉरेन ट्रिप? Yes. आपके बिजनेस के लिए। अभी आप क्या कर रहे हैं अरुण? मैम, अभी स्टडी। ओह वाओ, तो आप पढ़ाई करते करते इन्वेस्ट भी कर रहे हैं? ओके, तो तभी आपका केस एक्चुअली इतना क्यूरियस है। मैं तभी आपसे बहुत सारे सवाल इसलिए जानना चाह रही थी कि आप पढ़ाई करते करते 35,000 की SIP भी करें। कुछ इनकम है आपकी? आप कहीं पर काम कर रहे हो अभी? नो मैम। ओके, तो ठीक है, तो ये समझना जरूरी है अब हेमंत जी आपसे कि इन्होंने बहुत ही यंग एज में शुरुआत तो कर ली है अपने इन्वेस्टमेंट की। अब कैसे कर रहे हैं? आगे आगे जब पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जब नौकरी शुरू करेंगे तब इनकी इनकम बनेगी और उसके बाद फिर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। पहले इनको आप जेनरिक एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक थोड़ा सा वो भी दीजिए, एक टिप्स भी दीजिए कि कैसे कैसे गोल्स इनकी लाइफ में अभी आगे आएंगे, क्योंकि एक नए निवेशक हैं तो हो सकता है थोड़े से स्टार्टिंग में इनको ज्यादा आइडिया ना हो। ऑल्सो इंडेक्स फंड और गिल्ड फंड आप सजेस्ट करेंगे इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना? स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक पहले अगर जैसे हमेशा कहते हैं ना कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि अरुण ने 19 इयर्स की एज में अपना पोर्टफोलियो बनाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रहेगी कि जब इतनी यंग एज में जब आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हो तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास चुने, दूसरा सही मीडियम चुने,
क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। आई थिंक इनको जो अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इक्विटी के इन्वेस्ट करने के क्या न्यूएंसेस हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जब तक वो उस स्टेज में पहुंचे कि खुद से कमाने लगे और एक सीरियस मनी उनके पास हो, आई थिंक ये काफी बेटर और काफी मेच्योर इन्वेस्टर बन चुके होंगे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी शुरुआत है इनकी। जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल है, डेफिनेटली बिल्कुल आई एग्री विद यू स्वाति। मुझे लगता है इनको गोल, जैसे उन्होंने 3 गोल्स की ऑलरेडी बात की है, जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो तो एक तो आपकी एसेट एलोकेशन सही रहती है, दूसरी आपको पता रहता है कि आपको कितना समय है वो गोल तक पहुंचने के लिए। तो जो हम कहते हैं ना हमेशा कि आपके पैसे या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए वो वहां पे मिलती है। जैसे उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा चाहिए, अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है कि हर गोल के लिए अपना एक टाइम होराइजन रखिए, कितना पैसा आपको लगेगा, तो पता चलेगा कि ये 35,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आप क्या अचीव कर पाओगे और वहां तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हो उसमें और क्या करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करोगे तो सही मायने में जो कहते हैं ना कि आपको इक्विटी का जो पोटेंशियल मिलना चाहिए वो आपका फायदा आपको आपके उस पोर्टफोलियो से मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल मैं कहूंगा इनका जो सिलेक्शन है, फंड सिलेक्शन, वो काफी अच्छा है। 7 फंड है इनके पास। आई थिंक ओवरऑल फंड सिलेक्शन अच्छा है। एक ही फंड है शायद टाटा मिड कैप फंड, उससे बेहतर मैंने कुछ ऑलरेडी मिड कैप फंड्स की बात की, जैसे मोतीलाल ओसवाल का है, या इवन PGIM का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो भी एक बेहतर फंड है। इंडेक्स फंड इन्होंने ऐड करने की बात की, तो मुझे लगता है कि अपने एक्टिव फंड के पोर्टफोलियो को सप्लीमेंट करने के लिए इंडेक्स फंड में जाना, मे बी वो निफ्टी 50 से शुरू कर सकते हैं। कोई भी आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, चाहे तो जैसे HDFC का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वहां से शुरुआत कीजिए। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा कि जो एक्टिव फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक इंडेक्स फंड और पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, उसको आप डेफिनेटली ले सकते हैं। गिल्ड फंड मुझे लगता है आपको अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए हम एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जाएंगे, और क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितनी लंबी ड्यूरेशन होगी उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है, एडवर्स इम्पैक्ट आएगा जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको गिल्ड फंड में डालना भी है पहली बात, तो आपको आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियर चाहिए और आपको ये समझना होगा कि शायद ये अभी भी इतना अच्छा समय नहीं है गिल्ड फंड को देखने के लिए। मे बी जब वो स्टेज पे पहुंचे, जब लगे कि RBI ने जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक करने थे वो हो गए, मे बी उस समय पे आप चाहें तो देख लें। बट गिल्ड फंड एज ए प्रिंसिपल सेफ फंड है क्योंकि उसमें कुछ रिस्क नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है इंटरेस्ट रेट की उसका काफी ज्यादा रिस्क है। तो ये आपको हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट चुने उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना जरूरी है। ओके अरुण, ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आपने पूरा जो एक्सपर्ट की आपके लिए सलाह है पूरी तसल्ली से सुनी होगी। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छे ढंग से की है, इसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा अच्छे ढंग से ही। समय समय पर आप एक्सपर्ट से राय लेते रहें, कुछ गोल्स ऐड करें, और जैसे ही जब आपके हाथ में पहली सैलरी आए, इनकम आए, तो आप उसको भी अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए और शो के एंड करने से पहले हेमंत जी ये जानना जरूरी है कि जब हम सेक्टोरल फंड्स की बात करते हैं तो आपने तो एक बात कही कि क्योंकि वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं सेक्टोरल फंड्स में करना चाहिए, स्पेशली अगर हम सेक्टर फंड की बात करें। तो इन्वेस्टमेंट होना कितना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड का, और क्या कोई ऐसे निवेशकों की कैटेगरी है जिनके लिए आप कहेंगे कि हाँ सेक्टोरल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और ये कैटेगरी का निवेशक है जिसको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर फंड और या थीमेटिक फंड हो, जो भी जिनको एग्रेसिव फंड बोलते हैं, उनकी पोर्टफोलियो में जगह है, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है कि सुटेबिलिटी। क्या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी को ठीक से समझते हैं? क्या आप ऐसे निवेशक हैं जो इक्विटी में अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाए तो आप जो वोलेटिलिटी है उसको सह पाए? या आप ऐसे निवेशक हैं जो डिसाइड कर पाए कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आपको किसमें ज्यादा पोटेंशियल लगता है? क्योंकि सेक्टर फंड में सिक्लिकल हो सकते हैं, तो वहां पे एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सेक्टर है जिसका एक्सपोजर अंडर एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप डेफिनेटली सेक्टर फंड को आप कंसीडर कर सकते हो। या अगर आप जैसे मान लीजिए एक किसी सेक्टर को पसंद करते हैं
और अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर भी, हार्डकोर स्टॉक इन्वेस्टर भी हैं, तब भी पूरे सेक्टर की ग्रोथ का फायदा आपको स्टॉक से नहीं मिलेगा। तो आप अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को थोड़ा हिस्सा किसी सेक्टर फंड, उसी सेक्टर फंड में डाल के आप एक तो डाइवर्सिफाइड व्हीकल बना सकते हैं, और दूसरा जो ओवरऑल सेक्टर का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली इसकी यूटिलिटी बहुत है, लेकिन आपको सुटेबिलिटी देखनी है। जहां तक एक्सपोजर का सवाल है, देखिए अगर थंब रूल की बात करें तो जो एग्रेसिव फंड्स हैं उनमें आपका एक्सपोजर 10 या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर अगेन ये एक थंब रूल है। मेरा फोकस हमेशा सुटेबिलिटी पे रहेगा, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लगता है कि इसमें काफी पैसा बन सकता है, उसलिए आप इन्वेस्ट मत कीजिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को समझिए और देखिए कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो आपको अलाउ करता है इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ तक वो हमेशा एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हेमंत जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए और शो को यही रैप अप करते हैं। और समाप्त करने से पहले सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आप अपना कोई भी सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, लोन से जुड़ा हुआ, टैक्स से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप करें या फिर हमें ईमेल आईडी पर भी अपना पूरे नाम, उम्र और साथ ही फोन नंबर के साथ अपना सवाल भेजें। इस शो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।